नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडी राजस्थान के यूट्यूब चैनल पर। मैं आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेकर आया हूं, राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2022-23। हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन यहां से आते हैं, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो। आगे आरएस की भर्ती आएगी, एसआई, एलडीसी, हाईकोर्ट, कोई सा भी एग्जाम हो उसमें ये पूछी जाएगी। जब तक 2023-24 की आर्थिक समीक्षा नहीं आ जाती तब तक यहां से क्वेश्चन आता रहेगा। कोई भी एग्जाम हो जाए, राजस्थान के प्रत्येक एग्जाम में यहां से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बड़ी बात यह है कि गवर्नमेंट द्वारा ये आर्थिक समीक्षा की रिपोर्ट जारी की जाती है जब इस बजट जारी होता है। कल बजट जारी हुआ था और कल ही आर्थिक समीक्षा की रिपोर्ट जारी हुई। अब उसमें कितने पेज थे? टोटल थे 255। अब 255 में से मेन आंकड़े निकालने भी बहुत मुश्किल होते हैं, इसलिए कोई कोई क्या करते हैं, उसमें से ही फोटो डालकर आपके सामने पेश कर देते हैं, जिससे हमें क्या है, याद नहीं होता। और ये अपने 255 की पीडीएफ तो हमें मिल जाती है, लेकिन वहां से मेन आंकड़े नहीं निकाल पाते हैं। जो मेन जो फैक्ट है, एग्जाम में आने लायक है, वो इस क्लास में मैं आपके सामने लेकर आया हूं। इस क्लास की पीडीएफ आपको स्मार्ट स्टडी राजस्थान के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। क्लास को पूरा देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत ही अच्छे आंकड़े लेकर आया हूं, जो एग्जाम में आने लायक है वो ही इसमें मैं आपके सामने लेकर आया हूं। तो शुरू करते हैं आज की इस बेहतरीन क्लास को। क्या है सकल राज्य घरेलू उत्पाद? सकल राज्य घरेलू उत्पाद में क्या है, स्थिर कीमतों पर। स्थिर कीमतें क्या होती है, इसका आधार वर्ष माना है 2011-12। 2011-12 के आधार पर राजस्थान में स्थिर कीमतों पर जीडीपी क्या है, तो वो है अपने 7,99,449 करोड़ है। वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लेना, यहां से एग्जाम में पूछा जाता है। और प्रचलित मूल्यों पर राजस्थान का सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना है? 14,13,620 करोड़ है, ये याद रखना। तो प्रचलित मूल्यों पर ज्यादा होता है। प्रचलित मूल्य मतलब प्रचलित कीमतें वो कीमतें होती है जो उस वित्त वर्ष में चल रही होती है, और स्थिर मूल्य वो होता है जो अपने 2011-12 के आधार वर्ष पर जारी, मतलब उस पर जारी किया जाता है, उस पर ही गिना जाता है। जबकि प्रचलित होता है जो साल चल रही होती है, जो वित्त वर्ष चल रहा होता है। जैसे पिछला वित्त वर्ष 2022-23 था, अब 1 अप्रैल से 23-24 वित्त वर्ष लागू हो जाएगा, तो वो प्रचलित कीमतें होती हैं। जबकि स्थिर मूल्य का आधार वर्ष कौन सा है? 2011-12। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि स्थिर मूल्यों का आधार वर्ष कौन सा होता है, तो 2011-12 होता है स्थिर मूल्यों का आधार वर्ष। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो स्थिर मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना है? 7,99,449 करोड़। और प्रचलित मूल्यों पर 14,13,620 करोड़। वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लेना, और ऐसे कैसे आप लिख लेना, 3-4 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। अगला है सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर। ये वृद्धि दर क्या है? वृद्धि दर मतलब जो पिछली साल आंकड़े जारी हुए थे, जो मतलब पिछली साल जो अपने आर्थिक समीक्षा जारी हुई थी, उस वित्त वर्ष को लेकर इस वित्त वर्ष में क्या बदलाव आया, कितनी वृद्धि हुई है, तो वृद्धि कितने प्रतिशत पे हुई है। दर है, दर हो गया तो प्रतिशत तो आना ही है। तो कितना वृद्धि दर हुई है अपने? +8.19%। यहाँ माइनस नहीं है, ये ऐसे डैश किया हुआ है, तो +8.19% की वृद्धि हुई है। ये एग्जाम में सीधा का सीधा ऐसे पूछा जाता है। स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद में कितनी वृद्धि हुई, या फिर वृद्धि दर बताइए। तो वृद्धि दर कितनी है? स्थिर मूल्य का आधार वर्ष क्या है? 2011-12 पर वृद्धि दर कितनी है? 8.19%, याद रखना। प्रचलित मूल्य, प्रचलित मैंने क्या कहा, जो चल रहा है वर्ष, उस पर चल रहा वित्त वर्ष पर, तो इसमें कितनी वृद्धि हुई? पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले 16.04% वृद्धि हुई है। अब एक चीज याद क्या रखना, प्रचलित मूल्य हमेशा ज्यादा होगा और जो अपने स्थिर मूल्य कम होगा। मतलब स्थिर मूल्य तो पुराना है, जो 2011-12 को आधार वर्ष मानकर याद किया जाता है, जबकि प्रचलित मूल्य यह है जो कौन सा, जब चल रहा है वित्त वर्ष जो चल रहा होता है उस पर। नेक्स्ट क्या है? सकल राज्य मूल्यवर्धन में स्थिर मूल्यों पर क्षेत्रवार योगदान। वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लेना। ये 2 स्लाइड है जहां से एक सवाल आपके एग्जाम में जरूर मिलेगा। तो इसमें क्या है? उद्योग
यहाँ पर कौन सा स्थिर मूल्य, स्थिर मूल्य मैंने क्या कहा, आधार वर्ष 2011-12 ये मान नहीं है, स्थिर मूल्य पर जीडीपी में आधार वर्ष 2011-12 ही है। तो उद्योग में कितना जीडीपी में योगदान उद्योग का कितना है, 27.76% योगदान है किसका, उद्योग का है जीडीपी के अंदर। नेक्स्ट है कृषि का 28.5%, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना। अगला है सेवाओं का, तो सेवाओं का सबसे ज्यादा योगदान है, 43.74% योगदान है सेवाओं का। तो क्षेत्रवार योगदान देख लिया। नेक्स्ट, सकल राज्य मूल्य वर्धन में प्रचलित कीमतों पर क्षेत्रवार योगदान, वो स्थिर कीमतों पर था, ये प्रचलित कीमतों पर था। अंतर याद हो गया, स्थिर कीमतों पर 2011-12 को आधार मानकर याद किया जाता है, जबकि प्रचलित होता है जो अपने जो वित्त वर्ष चल रहा होता है उस पर याद किया जाता है। तो प्रचलित कीमतों पर उद्योग में कितना, जीडीपी में उद्योग का कितना योगदान है, 27.31%। हमें दोनों याद रह जाएंगे। ज्यादातर हमें हमारे एग्जाम में स्थिर कीमतों पर ही पूछा जाता है, तो मोस्ट किसको लगाना है, हमें स्थिर कीमतों को ही लगाना है। प्रचलित कीमतें याद होगी या नहीं होगी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो उद्योग 27.31% सेम ही है, कृषि 28.95% और सेवाएं हैं 43.74%। आज सीईटी का एग्जाम हुआ था जो 5th शिफ्ट में था, 11 फरवरी 2023 को जो पहली मॉर्निंग शिफ्ट था उसमें एग्जाम में हुआ था, जिसमें यह सवाल पूछा गया था कि पिछली जो जीडीपी जो अपने पिछली आर्थिक समीक्षा जारी हुई थी उसमें जीडीपी में सबसे ज्यादा जो 21-22 की आर्थिक समीक्षा थी उसमें अपने जीडीपी में सबसे ज्यादा किस क्षेत्र का योगदान है, तो वो है सेवाओं का। तो आगे भी पूछा जा सकता है, याद रखना सेवाओं का क्यों है सबसे ज्यादा, क्योंकि सेवाएं हैं अपने 43.74%, याद रखना। उसमें 44% था, यहाँ पर 43 कम हुई है थोड़ी बहुत। आगे, शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद, शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद में क्या है, स्थिर कीमतों का आधार वर्ष क्या है, 2011-12, स्थिर मूल्यों पर कितना है, 6,94,771 करोड़ और प्रचलित कीमतों पर 12,59,527 करोड़। अब ये याद रखने दोनों। अब इनको तो इतना याद, शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद से सवाल एग्जाम में नहीं पूछा जाता, फिर भी मैं लेकर आ गया क्योंकि आप बोल देते कि मेरे ये छुड़वाया क्यों, इस वजह से। बाकी यहाँ से एग्जाम में नहीं पूछा जाता, सकल राज्य घरेलू उत्पाद से ही एग्जाम में पूछा जाता है। ये इंपॉर्टेंट लगा लेना आपने, प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय स्थिर मूल्यों पर, तो आधार वर्ष क्या हो गया स्थिर मूल्यों का, 2011-12 याद रखना। आधार वर्ष से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्थिर मूल्यों पर कितना है, 86,134 रुपए है अपने किसका, अपने प्रति व्यक्ति आय है, जो वार्षिक आधार पर ज्ञात की जाती है। और प्रचलित कीमतों पर मैंने क्या कहा, प्रचलित कीमतें हमेशा ज्यादा होगी, स्थिर कीमतें कम होगी, क्योंकि स्थिर कीमतें 2011-12 को आधार मानकर किया जाता है, जबकि प्रचलित होती है वो अपने जो वित्त वर्ष चल रहा होता है उस पर ज्ञात किया जाता है। तो प्रचलित कीमतों पर राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय कितनी है, 1,56,149 रुपए है। ये पूरे राज्य की औसत ज्ञात की जाती है, पूरे राज्य की जनसंख्या की। तो कितनी है, 1,56,149 रुपए है, जबकि स्थिर मूल्यों पर सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, वही याद रखना है अपने, 86,134 रुपए है। नेक्स्ट, कृषि उत्पाद सूचकांक, यहां से हमेशा सूचकांक में आधार वर्ष पूछा जाता है। तो आधार वर्ष क्या है, 2005-6 से 7-8 बराबर 100, ये याद रखना। कृषि उत्पाद सूचकांक का आधार वर्ष 2005-6 से 7-8 बराबर 100, याद रखना। नेक्स्ट, औद्योगिक उत्पाद सूचकांक क्या है, इसका आधार वर्ष 2011-12 बराबर 100, इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। कुल खाद्यान्न उत्पादन, यहां से एग्जाम में पूछा जाता है, और यह है अग्रिम अनुमान। क्या मतलब, जो साल चल रहा होता है उसका अग्रिम पूरा अनुमान ज्ञात किया जाता है उस बुआई के आधार पर। तो 253.99 मेट्रिक टन है, यहाँ 253.99 लाख मेट्रिक टन है, और पिछली बार कितना था, 225 था, अब कितना है, 255.99 लाख मेट्रिक टन, जो अपने अग्रिम अनुमान है कुल खाद्यान्न का, याद रखना। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, इसका आधार वर्ष 2016 बराबर 100, याद रखना। यहां से एग्जाम में पूछा गया था, वेरी इंपॉर्टेंट है, सीईटी के पेपर के अंदर
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में राजस्थान के 3 जिलों का ही सूचकांक याद किया जाता है, उनमें कौन से जिले शामिल है? तो सीईटी के पेपर में आया था निम्न में से कौन सा जिला उसमें शामिल नहीं है? वहां ऑप्शन में था अजमेर। पहले अजमेर था लेकिन अजमेर को हटाकर अब अलवर कर दिया है। कब से कर दिया है? 2016 से कर दिया। इस वजह से 2016 को इसका आधार वर्ष माना है। तो 3 जिले कौन से? भीलवाड़ा, जिसका सबसे ज्यादा योगदान है। जैसे जैसे ये लिखे हुए हैं वैसे ही इनका अवरोही क्रम में याद रखना। दूसरे स्थान पर है जयपुर और तीसरे स्थान पर है अलवर। वेरी इंपॉर्टेंट उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। तो कौन से 3 जिले शामिल है? भीलवाड़ा, जयपुर और अलवर। पहले अजमेर था, अजमेर को हटाकर अब अलवर को शामिल कर दिया है। कब किया था? 2016 में किया था। इस कारण इसका आधार वर्ष 2016 है। नेक्स्ट, थोक मूल्य सूचकांक। इसका आधार वर्ष पूछा जाता है एग्जाम में 1999, 2000 बराबर 100। राजस्थान सरकार द्वारा थोक मूल्य सूचकांक को मासिक आधार पर जारी किया जाता है। यह लाइन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में कि राजस्थान सरकार द्वारा थोक मूल्य सूचकांक किस आधार पर जारी किया जाता है? मासिक आधार पर जारी किया जाता है, त्रैमासिक आधार पर जारी किया जाता है, अर्धवार्षिक आधार पर जारी किया जाता है या फिर वार्षिक आधार पर जारी किया जाता है? किस आधार पर? मासिक आधार पर जारी किया जाता है। अब इसमें थोक मूल्य सूचकांक में कितनी वस्तुएं शामिल है? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। 154 वस्तुएं शामिल है। मैंने क्या कहा था? 255 पेज की राज्य सरकार द्वारा, राज्य की सांख्यिकी विभाग द्वारा ये जारी की गई थी, पीडीएफ थी। लेकिन उसमें से जो मेन लाइनें हैं एग्जाम में आने लायक है वो मैं आपके सामने लेकर आया हूं। अब आपको वो पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस ये पढ़ लेना आपके लिए काफी है। तो कितनी वस्तुओं को शामिल किया गया? 154 वस्तुओं को इसमें शामिल किया गया, जिसमें 74 तो है प्राथमिक वस्तु समूह, 69 है विनिर्माण उत्पाद समूह और 10 है ईंधन, प्रकाश, शक्ति तथा उपस्नेहक वस्तुएं समूह शामिल है। अब यह थोक मूल्य सूचकांक कितना है? राज्य का सामान्य थोक मूल्य सूचकांक 2022 में है 385.45 रहा है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है निर्यात। ये भी पूछा जाता है, अपने सबसे ज्यादा पूछा जाता है यहां से भी, क्योंकि जो एग्जाम होते हैं जिसमें हमारे इकोनॉमिक्स होती है उसमें टॉपिक दिया होता है निर्यात, तो उस निर्यात से भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो निर्यात में क्या है? निर्यात तैयारी सूचकांक जारी हुआ था 2011 में, उसमें राजस्थान की रैंक कितनी थी? 11वीं थी। और वर्ष 2021-22 के दौरान कुल निर्यात हुआ था, ये लाइन इंपॉर्टेंट, पहले थी अपने 54,000 करोड़ था जो लास्ट ईयर जारी हुआ था अपने आर्थिक समीक्षा, उसमें इतना कम इसलिए था क्योंकि कोरोना की वजह से अपने इंडस्ट्रियल एरिया पूरे क्या थे? बंद थी इंडस्ट्री, इस वजह से कम हुआ था। अब ज्यादा हो गया, लगभग 72,000 करोड़, याद रख लेना। 71,999 अपने 72 करोड़ है, 72,000 करोड़ याद रख लेना, ऐसे याद रह जाएगा हमारे। 71,999 नहीं रखना, 72,000 सीधे ही रख लेना। अब इसमें योगदान किसका है ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। तो अभियांत्रिकी मतलब इंजीनियरिंग जो वस्तुएं होती हैं उनका सबसे ज्यादा योगदान है, कितना है? 16.65%। कपड़े का कितना है? 12%। और धातु का कितना है? 11%। हस्तशिल्प का कितना है? 10%। रसायन व तथा संबंध मतलब जो कीटनाशक दवाएं होती है या फिर रसायन होता है, खाद होता है, उनका कितना योगदान है? 9.72%। रत्न एवं आभूषण का कितना है? 9.46%। मैं अवरोही क्रम में बताया है इसमें सारी की सारी, तो एग्जाम में कैसे भी पूछे आपको याद रखना है, अच्छे से हो जाएगा। कृषि का है 7.19%, आयामी पत्थर का है 6.22% और अन्य पूरा जो पीछे बचा हुआ है उनका है अपने 15.62%। ये होता है राजस्थान से निर्यात होने वाली वस्तुएं। और इतना निर्यात हुआ था पिछले वित्त वर्ष में 72,000 करोड़, पहली बार सबसे ज्यादा निर्यात हुआ था, एग्जाम में पूछा जा सकता है। 72,000 करोड़ तो इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी याद रख लेना, अभियांत्रिकी सबसे ज्यादा निर्यात हुआ था। ये बना हुआ अपने ग्राफ, इस ग्राफ में भी ऐसे बता रखा है जो यहां मैंने बताया था वैसे ही। नेक्स्ट, श्रम व रोजगार, यह है अपने प्रतिदिन न्यूनतम मजदूरी, ये भी एग्जाम में पूछी जाती है। तो 1 जुलाई से ये जारी की गई थी, वही मान्य है अभी भी। उस समय 7 रुपए इसमें क्या की गई थी? वृद्धि की गई थी। तो अकुशल श्रमिकों की प्रतिदिन का है ये, ऐसे नहीं मासिक है, प्रतिदिन है। 259 रुपए न्यूनतम मजदूरी है, कम से कम मजदूरी है। अर्धकुशल 271, कुशल श्रमिकों के लिए 283 रुपए और अति कुशल श्रमिकों के लिए
333 रुपये प्रतिदिन न्यूनतम मजदूरी है। अब है खादी कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना। मैंने क्या कहा, इसमें जो योजना भी है इंपॉर्टेंट वो भी लेकर आऊंगा जो हमने अभी तक नहीं सुनी है, वो योजना पूछी जा सकती है एग्जाम में और नवीनतम योजना है। तो खादी कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना की शुरुआत कब हुई थी, एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो 13 जुलाई 2022 को हुई थी। इसका मेन उद्देश्य क्या है, खादी कामगारों को प्रोत्साहन देना तथा खादी को बढ़ावा देना। जो खादी का कार्य करते हैं उनको प्रोत्साहन देने के लिए ये योजना शुरुआत की गई थी राज्य सरकार द्वारा, खादी कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना। नेक्स्ट यह है नवम ऊर्जा। यहां से तो पूछा ही जाता, आपको पता ही है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आज ही सीईटी का पेपर हुआ था जिसमें पिछली आर्थिक समीक्षा की पूछ लिया गया था। पिछली आर्थिक समीक्षा में 23,321 मेगावाट जो ऊर्जा थी वो ऐसे कैसे ऑप्शन में था और वही राइट हुआ था। तो ऊर्जा का पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। यही लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। नवंबर 2022 तक कुल अधिष्ठापित ऊर्जा, मतलब इतनी स्थापित हो चुकी है ऊर्जा 23,487। पहले कितनी थी, 321 थी, तो इतनी वृद्धि हुई है, यह याद रखना। अब सौर ऊर्जा 3348 मेगावाट उत्पादित हो रही है, ये उत्पादित हो रही है। जब अधिस्थापित मतलब स्थापित कितनी हो चुकी है, प्लांट कितने स्थापित, कितने मेगावाट के स्थापित हो चुके हैं, 13,531 मेगावाट के प्लांट स्थापित हो चुके हैं, याद रखना। नेक्स्ट पवन ऊर्जा की है अपने 3730 मेगावाट। राज्य में दिसंबर 2022 तक पवन ऊर्जा में 4442 मेगावाट का पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित हो चुके हैं। अगला है तापीय ऊर्जा। अब यह सर्वाधिक मैंने इसलिए लिखा, सबसे ज्यादा राजस्थान की ऊर्जा में सबसे ज्यादा किसका योगदान है, ऐसे एग्जाम में पूछा गया था एलडीसी 2018 में, तो वो है अपने तापीय ऊर्जा का है, मतलब कोयला वगैरह उनका। तो वो है अपने कितना ऊर्जा है, उसमें है अपने 9,746 मेगावाट, और जल विद्युत में 1757 मेगावाट, परमाणु में 456 मेगावाट, और गैस आधारित है 1017 मेगावाट, परमाणु में राउत बाटा वाला। नेक्स्ट, अब ये सड़क, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहां से भी एग्जाम में पूछा जाता है। 31 मार्च 2022 तक कुल सड़क लंबाई राजस्थान में कितनी है, तो वो है 2,78,813 किलोमीटर। पहले कितनी थी, पिछली आर्थिक समीक्षा में 2,59,000 थी, अब 2,78,000 हो गई, तो बड़ी है। और पहले सड़क घनत्व था 79 था, अब बढ़कर कितना हो गया 81.47 वर्ग किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर, ये याद रखना सड़क घनत्व। और सड़क घनत्व हो गया। अब ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि पहले पीटीटी का पिछली बार जो पेपर हुआ था उसमें पूछा था राष्ट्रीय राजमार्ग की राजस्थान में लंबाई कितनी है, तो ये भी पूछा जा सकता है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई है 10,618, पिछली बार भी यही थी, अब भी यही है। राज्य राजमार्ग की 17,237 किलोमीटर लंबाई है। मुख्य जिला सड़कों की लंबाई कितनी है, 13,270 किलोमीटर। अन्य जिला सड़कों की लंबाई कितनी है, 51,224 किलोमीटर। और ग्रामीण सड़कों की लंबाई कितनी है, 1,86,762 किलोमीटर। टोटल कितनी लंबाई है, 2,78,813 किलोमीटर है, जो 31 मार्च 2022 तक काउंट किया गया है। और सड़क घनत्व, ये दोनों लाइन इंपॉर्टेंट है। और अगली है राष्ट्रीय राजमार्ग 10,618, वे तीनों इंपॉर्टेंट। अब ये भी एग्जाम में पूछा जाता है रेल मार्गों की लंबाई। तो राज्य में मार्च 2021 तक का, ये 22 तक नहीं, मार्च 2021 तक का है अपने रेल मार्गों की लंबाई है 6,019 किलोमीटर। जो पहले कितनी थी, 5929 किलोमीटर थी, 5,929 किलोमीटर थी, जो बढ़कर कितनी हो गई 6,019 किलोमीटर हो गई है। जो देश की लंबाई की कितनी, देश में टोटल जो रेल मार्ग है उसका कितना है राजस्थान के अंदर, 8.83% है। नेक्स्ट, ये अपने रेल मार्ग है, जो अपने सड़क मार्ग है, जो मैंने बता दिया है। अपने राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई टोटल कितनी है, 10,618। और राज्य राजमार्गों की कितनी है, 17,237। मुख्य जिला सड़कों की कितनी है, 13,270। अन्य जिला सड़कों की कितनी, 51,224। और ग्रामीण सड़कों की लंबाई है
1,86,772 और टोटल याद रखना आपने 2,78,813 किलोमीटर है। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट, सतत विकास लक्ष्य, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहां से भी एग्जाम में पूछा जाता है। सतत विकास लक्ष्य मतलब एसडीजी। सतत विकास लक्ष्य राजस्थान में समग्र एसडीजी स्कोर में सुधार करते हुए वर्ष 2019-20 के जो 19-20 में कितना था 57 से बढ़कर 2020-21 में 60 हो गया, मतलब +3 हुआ था। समग्र एसडीजी मतलब पूरा एसडीजी स्कोर में वृद्धि हुई थी, कितनी 57 से बढ़कर 60 हो गया है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ग्रोथ कितना हुआ 3 का हुआ था। और ये लाइन तो सबसे इंपॉर्टेंट है, राजस्थान एसडीजी इंडेक्स का 33 संस्करण जो जारी हुआ था, एसडीजी जिसे 3.0 है, वो राज्य सरकार द्वारा ही जारी किया जाता है। उसमें 14 मानक गणना मतलब 14 चीजों की गणना की गई थी, जैसे किसी भी अपने शिक्षा हो गई, और वहां पर जो शौचालय है विद्यालय में वहां हो गया, किस किस को रोजगार है उस जिले में वो हो गया। इन चीजों की गणना करके 14 सतत विकास लक्ष्यों के 75 संकेतों पर गणना की गई। इस इंडेक्स में जयपुर जिला प्रथम स्थान पर है। 33 जिलों के अंदर जयपुर जिला प्रथम स्थान पर है, जबकि 12 जिला अंतिम स्थान पर है। एग्जाम में ऐसा पूछा जा सकता है, एसडीजी 3.0 में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला है, तो वो है अपने जयपुर जिला। इससे पहले कोटा जिला था 2.0 के अंदर, और 1.0 के अंदर झुंझुनू था, ये भी याद रखना। नेक्स्ट, कृषि व संबंध क्षेत्र। अब कृषि क्षेत्र का योगदान कितना था 28.95% था प्रचलित मूल्यों पर राज्य की जीडीपी के अंदर। अब 28.95% तो कृषि का था। अब कृषि के अंदर क्या क्या चीजें आती है वो देखते हैं। केवल ऐसा नहीं कि फसलें ही आती है, बाकी भी आती है। तो किस किस का योगदान कितना है कृषि व संबंध क्षेत्र में, तो पशुपालन का सबसे ज्यादा योगदान है, ये इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में पूछा जाता है। यहां सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि कृषि तथा ऐसे क्वेश्चन आता है, कृषि तथा संबंध क्षेत्र में सबसे ज्यादा योगदान किसका होता है। ऑप्शन ए में आता है फसलें। तो कृषि नाम देखकर क्या कर देते हैं, फसलें कर देते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा योगदान किसका है, पशुपालन का है। ये इंपॉर्टेंट लगा लेना, किसका योगदान है, पशुपालन का। दूसरे स्थान पर है अपने फसलों का योगदान 46.0%, और पशुपालन का कितना है 46.41%, जबकि फसलें का दूसरे स्थान पर है 46.0%। अगला है वनिकी का योगदान तीसरे नंबर पर है 7.20%, और मत्स्य का योगदान 0.39% है। और ये भी ग्राफ में ऐसे कैसे बना हुआ है, 46% फसलों का, पशुधन का 46.41%, और ये अपने वनिकी का 7.20% और 0.39% है मत्स्य का। नेक्स्ट, पर्यटन। पर्यटन का भी एग्जाम में पूछा जाता है। वर्ष 2022 में के दौरान राज्य में 986.32 लाख पर्यटकों ने भ्रमण किया। किसमें किया, अपने राजस्थान के अंदर 986.32 लाख पर्यटकों में ने भ्रमण किया था। उसमें स्वदेशी कितने थे, 983.24 लाख तो थे स्वदेशी, मतलब अपने देश के थे, और बाकी विदेशी 3.08 लाख पर्यटक विदेशी थे। ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है। जैसलमेर तथा सिरोही जिले को 2022-23 में 100% डिजिटाइजेशन के रूप के लिए चयनित किया गया। तो किन किन जिलों को किया, जैसलमेर व सिरोही जिले को। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा, याद रखना है। नेक्स्ट क्या है, जीडीपी में योगदान। मैंने कृषि तथा संबंध क्षेत्र बताया, उसी तरीके से उद्योग तथा संबंध क्षेत्र हो गया। उद्योग में जीडीपी का योगदान कितना है, 27.31% है। जैसे कृषि का कितना था 28.95% था, याद रखना। तो 27.31% है प्रचलित मूल्यों में। अब इनका संबंध क्षेत्र उद्योग किस किस से बना है, उनका उनमें किसका योगदान, मतलब 27% में अलग अलग किसका योगदान है, तो वो देखते हैं। तो औद्योगिक क्षेत्र उप क्षेत्रों में प्रचलित मूल्यों पर 2022-23 अग्रिम अनुमान में योगदान किसका सबसे ज्यादा योगदान है, विनिर्माण क्षेत्र का। एग्जाम में पूछा जाएगा। तो उद्योग तथा संबंध क्षेत्र में जीडीपी में जो योगदान है वो 27.31% है। अब उसके अंदर कितना योगदान है,
तो उद्योगों में किसका सबसे ज्यादा योगदान है? तो हम उद्योगों में ऐसा ऑप्शन में आएगा खनन एवं उत्खनन, तो हम वहां ठोक देंगे खनन और उत्खनन, तो वह सीधा गलत हो जाएगा। जबकि सही क्या होगा? विनिर्माण का सबसे ज्यादा उद्योगों में योगदान है 41.46%। दूसरे स्थान पर है अपने निर्माण का कितना है? 32.76%। विनिर्माण तथा विनिर्माण का सबसे ज्यादा है और निर्माण का दूसरे स्थान पर। निर्माण तो होता है किसी वस्तु का निर्माण करना, जबकि विनिर्माण होता है निर्मित वस्तुओं को ही अपने आगे भेजना, जैसे कच्चे माल से निर्मित करना निर्माण कहलाता है, जबकि कच्चे माल को ही निकालना क्या कहलाता है? विनिर्माण कहलाता है। क्या हो गया? अगला हो गया 32.76% हो गया निर्माण। अगला हो गया खनन एवं उत्खनन का योगदान है अपने 12.60%, सबसे कम है। इससे ज्यादा है अपने विद्युत, गैस, जलापूर्ति एवं अन्य उपयोगी वस्तुओं का है अपने 13.38%। तो सबसे ज्यादा उद्योगों में सबसे ज्यादा योगदान किसका है? वेरी इंपॉर्टेंट, विनिर्माण का। दूसरे स्थान पर निर्माण का, तीसरे स्थान पर है अपने विद्युत, गैस, जलापूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवाओं का, और चौथे स्थान पर योगदान है अपने 12.60% का। और ये टोटल अग्रिम अनुमान है 3.58 लाख करोड़। ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, हमारे प्रतिशत ही पूछे जाएंगे, और प्रतिशत में जीडीपी में योगदान है 27.31%, याद रखना। नेक्स्ट, ये अपने टेबल वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से एग्जाम में पूछा जाता है। जब अपने सिलेबस में फसलें होती है, नहीं भी हो तो भी इकोनॉमिक्स में या फिर करंट में ये सवाल पूछा जाता है। तो राजस्थान किस फसल में पहले कौन से स्थान पर है, महत्वपूर्ण है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। और कितने प्रतिशत देश में योगदान है? क्या पहली तालिका में क्या है? फसल। प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है, द्वितीय स्थान पर कौन सा राज्य है, तृतीय स्थान पर कौन सा राज्य है, और राजस्थान का इस फसल में कितना योगदान है? नंबर फर्स्ट, बाजरा का राजस्थान में योगदान पहला है, ये तो हम भी जानते हैं, हमारे बाजरा तो सबसे ज्यादा होता है। तो बाजरा राजस्थान का प्रथम स्थान है। बाजरा का देश के अंदर दूसरे स्थान पर बाजरा उत्पादित होता है उत्तर प्रदेश में, याद रखना। गुजरात में नहीं होता है, उत्तर प्रदेश में होता है दूसरे स्थान पर। तृतीय स्थान पर होता है हरियाणा के अंदर, और राजस्थान में देश का बाजरा उत्पादित होता है 41.71% राजस्थान में उत्पादित होता है टोटल देश का। दूसरे स्थान पर है सरसों में राजस्थान का कितना योगदान है? सरसों में अपने राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है, और मध्य प्रदेश में दूसरे स्थान पर, हरियाणा तीसरे स्थान पर। जैसे बाजरा है वैसे की सरसों है, और सरसों सबसे ज्यादा होता है, बाजरे से भी ज्यादा सरसों होता है। एग्जाम में पूछ लिया जाए तो याद रखना 46.57%। देश का सबसे ज्यादा बाजरा राजस्थान के अंदर 46.57%। पोषक अनाज, मतलब जो खाने योग्य, जो पोषक योग्य अनाज है, वो राजस्थान में सबसे ज्यादा होता है देश में। दूसरे स्थान पर कर्नाटका, तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र, और राजस्थान में देश का 16.30% पोषक अनाज होता है। कुल तिलहन में राजस्थान प्रथम स्थान पर है, महाराष्ट्र द्वितीय स्थान पर है, और तृतीय स्थान पर है अपने मध्य प्रदेश और राजस्थान। कुल तिलहन का 22% उत्पादित करता है। कुल दलहन में पहले स्थान पर है मध्य प्रदेश। पिछली आर्थिक समीक्षा जारी हुई थी, उसमें दलहन में भी राजस्थान पहले स्थान पर था, लेकिन अब खिसक गया है राजस्थान और दूसरे स्थान पर आ गया, मध्य प्रदेश से पहले स्थान पर। यह लाइन एग्जाम में पूछी जा सकती है, अतः याद रखना दलहन में पहले स्थान पर मध्य प्रदेश, दूसरे स्थान पर राजस्थान, तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र, और चौथे स्थान पर है अपने तृतीय स्थान पर महाराष्ट्र। और राजस्थान का टोटल दलहन में योगदान कितना है? 16.75%। मूंगफली, सर्वाधिक मूंगफली गुजरात में होती है, ये तो हमें भी पता है। दूसरे स्थान पर राजस्थान है, और तीसरे स्थान पर है तमिलनाडु। तो मूंगफली में राजस्थान कौन सी स्थान पर है देश में? द्वितीय स्थान पर है, और राजस्थान में देश की मूंगफली का लगभग 19% उत्पादित होता है। चन्ना प्रथम स्थान पर है मध्य प्रदेश, दूसरे स्थान पर है महाराष्ट्र, और तृतीय स्थान पर है राजस्थान। और टोटल चन्ने का 19.37% टोटल देश का राजस्थान के अंदर उत्पादित होता है। अगला है जवार सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में, दूसरे स्थान पर कर्नाटका में, और तृतीय स्थान पर है राजस्थान के अंदर। और राजस्थान देश में टोटल जवार का
12.35% उत्पादित करता है। सोयाबीन, ये एग्जाम में पूछा गया था, सीईटी के पेपर में फर्स्ट शिफ्ट में ही पूछा गया था कि सोयाबीन के उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है देश के अंदर। तो पहले स्थान पर महाराष्ट्र, दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश और राजस्थान तृतीय स्थान पर है। और टोटल देश के उत्पादन का सोयाबीन राजस्थान के अंदर 8.49% होता है। और राजस्थान के अंदर सोयाबीन कहाँ उत्पादित होता है? दक्षिण पूर्वी क्षेत्र के अंदर होता है। गवार, सबसे ज्यादा गवार राजस्थान के अंदर ही होता है, देश का 84.60%, याद रखना। अगला है भूसांख्यिकी अपने रिपोर्ट, जो नेक्स्ट क्या है, भूसांख्यिकी रिपोर्ट जो 2020-21 में जारी हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट है। 20-21 की गणना थी, 20 में गणना की गई थी और तथा 21 में जारी की गई थी भूसांख्यिकी रिपोर्ट। ये एग्जाम में पूछी जाती है, याद रखना है अच्छे से। सबसे ज्यादा योगदान किसका है? अपने शुद्ध बोया गया क्षेत्र का है। मतलब भूसांख्यिकी रिपोर्ट है जो जारी होती है, उसके तहत क्या होता है, अपने जो क्षेत्रफल होता है राजस्थान का, टोटल क्षेत्रफल का किस क्षेत्र में क्या होता है, किस क्षेत्र में क्या है, वो अपने भूमि की गणना की गई है। तो शुद्ध बोया गया क्षेत्र, यहाँ मतलब फसल बोई गई है, कितने क्षेत्रफल पर फसल बोई गई है? राजस्थान के लगभग आधे क्षेत्र में, यानी 52.34% क्षेत्रफल पर शुद्ध बोया गया क्षेत्र है राजस्थान के टोटल क्षेत्र का। दूसरे स्थान पर है अपने कौन सा क्षेत्र है? तो दूसरे स्थान पर है अपने बंजर भूमि। बंजर भूमि कितनी है? 10.87% है राजस्थान में बंजर भूमि। तीसरे स्थान पर क्या है? तीसरे स्थान पर है अपने वनिकी। वनिकी कितनी है? 8.08%। ये सवाल पूछा गया था वीडियो प्री पेपर के अंदर, जो चौथा शिफ्ट हुआ था उसके अंदर पूछा गया था। और उसमें भी ये 3 चीजें थी और 3 के अंदर निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ऐसा पूछा गया था। और वनिकी के अंदर कुछ अलग था, 8.08% नहीं था और यही सही होता था। तो एग्जाम में ऐसे पूछे जाते हैं, आप इग्नोर नहीं करें, ऐसा नहीं सोचें कि ऐसे एग्जाम में नहीं आते हैं। नेक्स्ट क्या है? वनिकी हो गया। अगला नेक्स्ट है अपने ऊसर तथा कृषि अयोग्य भूमि। नेक्स्ट क्या है? ऊसर तथा कृषि अयोग्य भूमि। ऊसर तथा कृषि अयोग्य भूमि है 6.91%। ऊसर तथा कृषि अयोग्य भूमि कितनी है? 6.91%, याद रखना। नेक्स्ट है अन्य चालू पड़त भूमि। अन्य चालू पड़त भूमि कितनी है? तो वह है अपने 6.10%। तो अन्य चालू पड़त भूमि कितनी प्रतिशत है? 6.10% है। अगली है अपने कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोगी भूमि। कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोगी भूमि कितने प्रतिशत है? तो वह है 5.86%। कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोगी भूमि कितनी है? 5.86%। नेक्स्ट क्या है? चालू पड़त। चालू पड़त कितनी है? नेक्स्ट चालू पड़त है 4.89% है चालू पड़त, याद रखना। 4.89% कितनी है? चालू पड़त है। अगली है स्थायी चारागाह तथा गोचर भूमि। स्थायी चारागाह तथा गोचर भूमि कितनी है? 4.86%, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगली है वृक्षों का झुंड। अगला कौन सा बचा है अपने? वृक्षों का झुंड। वृक्षों का झुंड वे भाग सबसे कम है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो वो है अपने सबसे कम कौन सा वाला? वृक्षों का झुंड है अपने 0.09% वृक्षों का झुंड है। ये अपने भू उपयोग सांख्यिकी है। इसकी पीडीएफ आपको स्मार्ट स्टडी राजस्थान के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, चिंता नहीं करें आप। नेक्स्ट अब है भूजल रिपोर्ट है। ये कौन सी रिपोर्ट जारी हुई थी? भूजल रिपोर्ट। भूजल रिपोर्ट यानी कैसा राजस्थान में भूजल है उसकी रिपोर्ट देखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो भूजल रिपोर्ट क्या है? इसमें टोटल राजस्थान के अंदर ब्लॉक 2020 में, जो अपने सितंबर 2020 में जारी हुई थी, ये लिख लेना आप यहां पर ऊपर की तरफ, सितंबर 2022 में जारी हुई थी भूजल रिपोर्ट, वो देखते हैं हम। तो उसमें क्या है? टोटल राजस्थान के अंदर 302 ब्लॉक हैं। अब 302 ब्लॉकों में सुरक्षित ब्लॉक यानी सुरक्षित भूजल कितने ब्लॉकों के अंदर है? 38 ब्लॉकों के अंदर। अर्ध संवेदनशील या फिर अर्ध विकसित या फिर सेमी क्रिटिकल कितने हैं? तो वो है अपने 20 ब्लॉक है।
और क्रिटिकल या फिर संवेदनशील या फिर विषम कितने हैं, 22 ब्लॉक है। और अति दोहित कितने ब्लॉक है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो यह है अपने 219 ब्लॉक है। और लवणीय ब्लॉक कितने हैं, 3 ब्लॉक है। टोटल ब्लॉक कितने हैं, 302 ब्लॉक है। एग्जाम में पूछा जा सकता है, नवीनतम रिपोर्ट है, याद रखना है। नेक्स्ट, डेयरी विकास। डेयरी विकास में क्या है, राज्य में 24 जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ है, ये भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से जिला दुग्ध उत्पादक संघों से प्रतिदिन कितना दुग्ध उत्पादित होता है, 51.20 लाख लीटर प्रतिदिन दुग्ध उत्पादित होता है। ये अपने आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार। जल संसाधन, इसमें क्या सिंचाई, तो राज्य में सिंचाई सुविधा टोटल कितनी है, 39.07 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई होती है। और उसमें 16 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई किसके द्वारा होती है, अपने इंदिरा गांधी IGNP इंदिरा गांधी नहर परियोजना से सर्वाधिक सिंचाई होती है। अब 2022-23 के में कितनी वृद्धि हुई है, 710 हेक्टेयर में वृद्धि हुई है, यह याद रखना। अगला है मानसून, यहाँ से भी एग्जाम में पूछा जाता है। 1 जून से 30 सितंबर 2022 की समय अवधि तक वास्तविक वर्षा कितनी हुई है, अपने 449.2 मिलीमीटर वर्षा हुई है, जो सामान्य वर्षा से 37.93% अधिक है। तो सामान्य से अधिक एग्जाम में पूछा जाए, राजस्थान में पिछली बार जो आर्थिक समीक्षा के अनुसार कितना मानसून हुआ, तो सामान्य से अधिक, सामान्य से कम, सामान्य ऐसा पूछा जाए तो सामान्य से अधिक हुआ है अपने औसत वर्षा, याद रखना। अब है ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है और सीईटी के अंदर आया था ये क्वेश्चन। शिफ्ट अपने सीईटी ग्रेजुएशन लेवल के पेपर में यहां से शिफ्ट सेकंड के अंदर पे सवाल आया था कि 15वें वित्त आयोग की अवधि कितनी है, तो 15वें वित्त आयोग की अवधि है 2021-22 से 25-26, याद रखना। और षष्टम, यहाँ सिस्टम नहीं है, षष्टम है, छठे वित्त आयोग की, राज्य वित्त आयोग की अवधि कितनी है, 2022-21 से 2024-25, तो ये याद रखना, एक वर्ष इससे कम है, मतलब वित्त वर्ष कम है। वित्त वर्ष कब से शुरू होता है, 1 अप्रैल से शुरू होता है, 31 मार्च तक समाप्त हो जाता है, इसलिए ये 2 साल साथ में गिनी जाती है। तो 1 अप्रैल 2020 से शुरू हुआ था, तो 2021 में 31 मार्च को समाप्त होगा, तो इस वित्त वर्ष में शुरू हुआ था, राज्य वित्त आयोग की अवधि शुरू हुई थी। ये अवधि कितने समय की होती है, 5 वर्ष की होती है, ये तो हमें भी पता है, लेकिन ये अवधि भी कब से शुरू हुई थी, 1 अप्रैल 2020 से शुरू हुई थी, ये याद रखना। और छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, प्रद्युमन सिंह है। अब राज्य वित्त आयोग को राज्य के शुद्ध राजस्व का कितना मिलता है, यहां से एग्जाम में पूछा जाता है। तो शुद्ध राजस्व से 6.75% हिस्सा पंचायती राज तथा नगर निकायों को मिलता है। जो राजस्थान को शुद्ध राजस्व मिलता है उसका 6.75% हिस्सा किसमें मिलता है, पंचायती राज संस्थान तथा नगरीय निकायों को मिलता है। अब फिर इसमें भी पंचायती राज तथा नगर निकायों को बांट दिया गया है, तो पंचायती राज को कितना है 75.1% तथा नगरीय निकायों को 24.9%। और यहां से एग्जाम में पूछा गया था सीईटी ग्रेजुएशन लेवल के अंतिम शिफ्ट के अंदर कि यह अपने ग्राम पंचायत, पंचायत समिति तथा जिला परिषद के अंदर कितना कितना अनुपात में हिस्सा है, तो यह 25%, 20% तथा 5% हिस्सा है किसका, पंचायती राज संस्थानों के 75.1% के हिस्से का। अब है नेक्स्ट एंड लास्ट, क्या है, लिंगानुपात। लिंगानुपात राजस्थान का कितना, 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति महिला प्रति 1000 पुरुषों पर तो कितना है 928। नेक्स्ट है अपने बाल लिंगानुपात कितना है, राजस्थान का 888 है अपने बाल लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार। राजस्थान की साक्षरता कितनी है 2011 की जनगणना के अनुसार 66.1, ये पीछे दे रखी है वो भारत की है, याद रखना, लेकिन हमें राजस्थान की ही याद रखना है। साक्षरता दर पुरुषों की कितनी है 79.2%, साक्षरता दर महिलाओं की है अपने 52.1%। कार्य सहभागिता दर मतलब कार्यशील जनसंख्या कितनी है, तो 43.6% है राजस्थान की कार्यशील जनसंख्या। अशोधित जन्म दर, तो जन्म दर कितनी है 2020 के अकॉर्डिंग, यही मैं इस वजह से लेके आया हूं, ये नए आंकड़े इस वजह से।
23.5%। अशोधित मृत्यु दर कितनी है? 5.6%। और शिशु मृत्यु दर ये एग्जाम में पूछी जाती है, शिशु मृत्यु दर तथा मातृ मृत्यु दर। तो शिशु मृत्यु दर कितनी है? 32। और मातृ मृत्यु दर कितनी है? 113। ये प्रति 1000 पर है। और समय के साथ जन्म के समय जीवन प्रत्याशा जो 2016-20 के अंदर जो ज्ञात की गई थी, औसत जीवन प्रत्याशा मतलब औसत इतने समय तक राजस्थान के लोग जो अपने जीवित रहते हैं वो है अपने 69.4%। 69.4 वर्ष याद रखना। और यह है अपना स्मार्ट स्टडी राजस्थान टेलीग्राम चैनल। इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करना। यहाँ पर आपको क्विज भी ली जाएगी इस आर्थिक समीक्षा की, शाम को क्विज भी ली जाएगी। और इसी पर अपने टेलीग्राम चैनल पर मैं पीडीएफ भी डाल दूंगा। इसी क्लास की पीडीएफ को आप अच्छी तरीके से सेव कर लेना, बार बार देखना, याद हो जाएगी। और यहाँ पर जो क्विज ली जाएगी वह क्विज भी आप करना ताकि आपके अपने आर्थिक समीक्षा अच्छे से कंटेस्ट हो जाए। इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे, आप चिंता नहीं करें। जो मेन आंकड़े थे वो मैं लेकर आ गया हूँ, बाकी तो पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। और इस पीडीएफ भी मिल जाएगी। और इस टेलीग्राम चैनल पर मैं जो एग्जाम रिलेटेड सूचना भी देता हूं, जो एग्जाम प्रीवियस ईयर पेपर भी यहां डाल रखे हैं, और जो भी राजस्थान जीके के भी क्विज यहां पर देता हूं। इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर भी करना, क्लास को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।